ऑब्जेक्ट है। तो आई मैंने क्यों लगाया है, क्यों मी नहीं लगाया है, मारिया एंड मी क्यों नहीं है, वाई मारिया एंड आई? रीजन ये है कि हमने कहा कि सब्जेक्ट की जगह हमेशा से सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। आई हमारे पास सब्जेक्टिव केस है और वर्ब से पहले जो कुछ भी होगा वो सब्जेक्टिव केस वहां पे लगाना है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है। तो इसलिए मारिया एंड मी जॉइंट द क्लब नहीं आएगा, मारिया एंड आई जॉइंट द क्लब। आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। अभी सेकंड सेंटेंस देख लें। मैंने क्या लिखा है कि जॉन टुक आर्या एंड मी टू द स्पोर्ट्स क्लब। जॉन सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है और वर्ब के पास बाद जो कुछ होगा वो ऑब्जेक्ट का कहलाएगा। तो मारिया एंड मी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, वाई नॉट मारिया एंड आई? रीजन ये है कि यहाँ पे मी मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा है क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना होता है, मी लगाना होता है। ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे आई का, और आई का सब्जेक्टिव फॉर्म हम सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे। स्टूडेंट समझ आ गई आप लोगों को कि जॉन टुक मारिया एंड मी टू द स्पोर्ट्स क्लब क्यों है? क्योंकि टुक वर्ब है और वर्ब के बाद हम मी लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट, हमारे पास जब हमने कंपैरिजन करना है तो फिर आपने थोड़ा सा मुहतात रहना है। कंपैरिजन में हमने यूजुअली देन वर्ड यूज करना है। फॉर एग्जांपल, ही शॉर्टर देन आई एम। अभी अगर यहां पे लिखते हैं ही शॉर्टर देन मी तो ये गलत कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? तो कंपैरिजन में फिर आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है, आई लगाना है, मी नहीं लगाना है। ही इज शॉर्टर देन आई एम, ही इज शॉर्टर देन आई एम, ना कि ही इज शॉर्टर देन मी। तो कंपैरिजन में फिर आपने क्या लिखना है, इख्तियार करना है, ऐसा ना हो आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। कंपैरिजन में फिर आपने आई को आई ही लिखना है, सब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है कि अ नंबर ऑफ जहां पे आ जाए या लार्ज नंबर ऑफ आ जाए तो वहां पे आप याद रखिएगा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स or a large number of soldiers have lost their lives across the border। ये ऑलरेडी बता भी चुका हूं। रूल नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लें स्टूडेंट्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? कलेक्टिव नाउन्स ग्रुप ऑफ नाउन्स है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ समथिंग है, क्लास ऑफ समथिंग है, किसी चीज का ग्रुप या क्लास। फॉर एग्जाम्पल, जूरी है तो ग्रुप ऑफ जज है, क्लास है तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, क्राउड है तो ग्रुप ऑफ पीपल है। इस तरह फ्लीट है तो ग्रुप ऑफ शिप्स है। इस तरह मीन्स कहने का ये मतलब है कि कलेक्टिव नाउन्स है ये सारे। तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ कभी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कभी हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 11 आपको ये बता रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ कभी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, कभी हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। एक बात याद रखिएगा, एज अ होल थोड़ा सा स्टूडेंट्स वेट करें, सैयद अली बुखारी थोड़ा सा। एज अ होल हम कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन फिर भी रूल्स में बताता चलो कि अगर इन केस वो 1 यूनिट के तौर पर काम करते हैं, अगर कलेक्टिव नाउन्स किसी सेंटेंस में ये इंप्रेशन दे रहा है कि वो 1 यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, एज ए सिंगुलर यूनिट, सिंगुलर नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर वो आपस में डिवाइडेड है, जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं, वो एज 1 यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, वो आपस में स्प्लिटेड है, डिवाइडेड है, हर इंडिविजुअल खुद का एक ओपिनियन दे रहा है, तो फिर आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। दोबारा से सुन ले, कलेक्टिव नाउन्स अगर 1 यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो
इस सेंटेंस को आप रीड आउट करें, अगर वो इस सेंटेंस ये इंप्रेशन दे रही है कि वो आपस में डिवाइडेड हैं, तो फिर आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी इज डिस्कसिंग द इश्यूज ऑफ सेफ्टी एट होम। एक कमेटी है, उसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, वो सारे इकट्ठे हुए हैं एक ही टेबल के ऊपर, एक ही एजेंडे के ऊपर, एक ही काम के ऊपर, कि सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करना है, तो मैंने इज लगा लिया। लेकिन यही कमेटी है, यही सारे मेंबर्स हैं, कमेटी है, मेंबर्स हैं सारे, वो एक पॉइंट पे एग्री नहीं हुए, वो एक एजेंडे पे एग्री नहीं हुए। सेंटेंस से आपको पता चला कि ये तो एक पॉइंट पे एग्री नहीं है, आपस में डिवाइडेड है, तो फिर आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी हैव फेल्ड एग्रीइंग ऑन वन एजेंडा। तो अभी आप इस सेंटेंस को एक लेमैन को भी मैं बता दूं, एक आम बंदी को भी मैं बता दूं कि ये इस सेंटेंस में मुझे ये बता दे कि मेंबर जो है, ये कमेटी के मेंबर्स, ये आपस में स्प्लिट हैं या एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि सेकंड सेंटेंस में वो आपस में डिवाइडेड हैं। तो जब आपस में डिवाइडेड हैं, एक बात पे मुतफिक नहीं है, तो फिर आप लोग प्लूरल वर्ब लगाएं। द कमेटी हैव फेल्ड एग्रीइंग ऑन one agenda. Board is debating on financial issue. Board have failed to pass the बिल्कुल बजट। वेरी गुड, क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंपैरिजन के हवाले से आपने बड़ा मुहतात रहना है। जब भी आप कंपेयर करते हैं एक चीज को बाकी तमाम चीजों के साथ, तो देन के बाद आपने वर्ड अदर मस्ट लगाना है। जब आप कंपेयर करते हैं एक चीज को बाकी चीजों के साथ, तो आपने देन के बाद अदर वर्ड मस्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन। इसको आपने कैसे ठीक करना है? ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, देन के बाद मैंने अदर लगाया। रीजन क्या है कि जब आप एक बंदे को बाकी लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक आदमी को बाकी आदमियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या वो बंदा खुद आदमी नहीं है? एक बंदा खुद एक बंदे से स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है? अगर मैं कहता हूं कि ही इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर मैन, तो क्या वो एक बंदा खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है? नॉट एट ऑल। ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन मीन्स ये है कि अपने अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उनसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अपने अलावा ही स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन मीन्स ये कि अपने अलावा बाकी सारे लोगों से वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ही स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो तमाम लोगों से, तमाम आदमी से ज्यादा वो है, स्ट्रॉन्गर है। तो आदमी में तो वो खुद भी आदमी है, एक बंदा खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है? सो इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड हिमसेल्फ, या in order to exclude the thing which is compared with the rest of the things, so the word other shall be used. ये तो ठीक है, इसमें तो एक का कंपैरिजन एक से हो रहा है, लेकिन ये फिर मी आपने नहीं लगाना, आई लगाना है। ही इज बेटर देन आई एम, मी नहीं आएगा। वो ऑलरेडी ऊपर बता भी चुका हूं, सलमान सईद। नेक्स्ट हमारे पास ये नेक्स्ट सेंटेंस देख ले, जॉन इज वाइजर देन ऑल मैन। देन आ गया तो फिर आपने अदर वस, जॉन इज वाइजर देन ऑल अदर मैन। जॉन इज वाइजर देन ऑल मैन नहीं आएगा, इट वुड बी कंसिडर इनकरेक्ट। जॉन इज वाइजर देन ऑल अदर मैन, क्योंकि अगर हम जॉन को भी इंक्लूड कर लेते हैं फिर कंपैरिजन रहा ही नहीं। एक बंदा खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है, वाइजर कैसे? तो ही इज वाइजर देन अपने अलावा बाकी जितने भी लोग इनसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा वाइजर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री लास्ट डिग्री होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। एनी जरूरी नहीं है, एनी अदर मैन अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, एनी के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न विद एनी।
एनी की जगह ऑल हो गया ना, बात खत्म। कंपैरिजन किसने कहा कि 2 लोगों का होता है? कंपैरिजन 50 लोगों का भी हो सकता है, एक पार्टी का दूसरे पार्टी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री की हम बात कर रहे थे। सुपरलेटिव डिग्री के हवाले से एक बात याद रखिएगा, एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव है, एक सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं, यूजुअली द लगाते हैं। तो जहां पे आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री आए नजर आएगी, उसके साथ आपने आर्टिकल द मस्ट लगाना है, वरना इनकरेक्ट कंसिडर। द बेस्ट होगा हमेशा से, द वाइजेस्ट होगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। तो द हमने मस्ट लगाना है, पहली तो ये बात। सेकंड याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपने सुपरलेटिव डिग्री की बात करनी है, फिर आपने अदर नहीं लगाना है, फिर आपने वर्ड अदर नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, जॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन। तो जब आपने सुपरलेटिव, बाकी ऊपर आप देखिए, जॉन इज वाइजर, वाइजर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। स्ट्रॉन्गर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप लोग ये नहीं करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप लोगों ने अदर वर्ड नहीं लगाना है, ये सिर्फ कंपैरेटिव के साथ लगेगा। स्टूडेंट्स, सिंपल इज दैट कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम नहीं लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ अब लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में बात क्लियर हो जाती है। कंपैरेटिव डिग्री में मसला यह है, इशू यह है कि जब मैं कहता हूं कि ही स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन, तो एक बंद मैन में तो वो खुद भी इंक्लूडेड है, ही हिमसेल्फ इज इंक्लूडेड, ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन। जब मैं कहता हूं कि कोई भी दुनिया का बंदा हो उससे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, भाई उस बंदों में तो ये खुद भी आ जाता है। आसिफ अली रजा आपको बता रहा हूं, तो एक बंदा खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है? लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में इस तरह नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री में क्लियर है कि जॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने भी लोग हैं उसमें उन तमाम लोगों में स्ट्रॉन्गेस्ट फिर जॉन है। बस करें ना, मेरे क्या करना है। मेरे आए थे हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे CSS के प्रेसी में, मेरे हाईएस्ट मींस के 79 मार्क्स थे मेरे, आई गॉट 79 मार्क्स। चले आगे चलते हैं। ऐसे में मेरे 63 मार्क्स थे और इसमें 79 मार्क्स थे। रूल नंबर 2 क्या बता रहे हैं? रूल नंबर 2 आपको ये बता रहे हैं कि जब भी आपने कंपैरिजन करना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Certain comparison are subtle and must be given proper attention. Now, students, look at the sentence. The climate of Murray is better than Islamabad. On one side, we have the climate of a city. On the other side, we have not a climate, rather the city itself. So this comparison is altogether incorrect. On both sides, we should compare climates rather than cities. So if on one side you are comparing climate and on the other side you are comparing climate with the city, so it would be considered incorrect. The climate of Murray is better than Islamabad, ये गलत होगा। आपने ये लिखना है the climate of Murray is better than the climate of Islamabad. एक साइड पे क्लाइमेट की बात हो रही है और दूसरी साइड पे आप क्लाइमेट के बजाय सिटी की बात कर रहे हैं, तो गलत कंपैरिजन है। जब आपने कंपेयर करना है तो या तो दोनों सिटीज को कंपेयर करें या दोनों साइड पे क्लाइमेट को कंपेयर करें। तो आपने क्या लिखना है कि द क्लाइमेट ऑफ मरी इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद। अगर आप दोबारा क्लाइमेट को नहीं लिखना चाहते तो प्रोनाउन के जरिए उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ मरी इज बेटर देन दैट ऑफ इस्लामाबाद। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज बेटर देन दैट ऑफ इस्लामाबाद। एक साइड पे मरी की क्लाइमेट की बात हो रही है तो दूसरा साइड पे भी क्लाइमेट की बात करनी चाहिए।
हाँ, आप इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मरी इज बेटर देन इस्लामाबाद. It would be considered correct if we say Murree is better than Islamabad, because Murree is a city and Islamabad is also a city. So two cities can be compared. But if on one side you are comparing, you have a climate, and on the other side you have city, so it would be considered incorrect. So on both sides, either you should compare cities or climates. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा गौर से सुन ले. सब्जेक्टिव मूड आप लोगों को मैंने क्या करवाया था? यस, मुझे थोड़ा याद आ जाए. मैंने आप लोगों को करवाए थे यस कंडीशनल सेंटेंसेस. याद है कंडीशनल सेंटेंसेस? ओके. जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने उसको गो थ्रू करना होता है, उसकी रिवीजन करनी होती है. ठीक है. भाई मुश्किल तो रूल्स तो हैं डेफिनेटली. इतनी आसान CSS आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं है. ठीक है. क्या कहते हैं, कोई खाला जी का घर थोड़ी है, तो आपने जो है ना थोड़ी बहुत मेहनत करनी है. चलते हैं स्टूडेंट्स आगे. इसको प्रोसीड करते हैं. एक मिनट. यस, सब्जेक्टिव मूड क्या है? सब्जेक्टिव मूड याद रखिएगा, वो मूड है जिसमें हम अनफुलफिल्ड विश को एक्सप्रेस करते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, या कोई कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें यूजुअली हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक तरह से अनरियलिस्टिक सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम इमेजिनरी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स जो हैं एज इफ, एज दो, आई विश, ये वर्ड्स यूजुअली यूज होते हैं. एज इफ, एज दो, आई विश, ये वर्ड्स जिसमें हम जिसमें हम अनरियलिस्टिक सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, इमेजिनेटिव सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं. माइन नहीं आएगा. माइन तो फिर आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाया. हिज शूज आर बेटर देन माई शूज आएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट ये जरा देख ले दिस. अच्छा, ये सेंटेंस है, इफ आई वर यू आई वुड बी केयरफुल. इफ आई वर यू आई वुड बी केयरफुल. अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इफ आई वर यू ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है. नो आई एम नॉट यू, लेकिन मैं इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड बी केयरफुल. एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, कोई रियल में तो आप है नहीं. इस तरह मैं कहता हूँ ही वर रिच, इफ ही वर रिच ही वुड बाई 10 cars. अभी वो रिच है नहीं. मैं कहता हूँ इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प द पुअर्स. नाउ आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर. अभी रूल क्या कह रहे हैं? रूल ये बता रहे हैं कि जब भी आपने ये वर्ड यूज किए, एज इफ, एज दो, आई विश, अगर ये वर्ड्स आपने यूज किए हैं, तो चाहे ही है, शी है, दे है, सबके साथ आपने प्लूरल वर्ब लगाना है. इफ आई वाज यू नहीं आएगा. इफ आई वर यू आई वुड बी केयरफुल. इफ ही वर रिच, ही वाज नहीं आएगा. इफ ही वर रिच ही वुड बाई सर्टन कार्स. ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है. सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आप दोबारा गो थ्रू करें, आपको समझ आ जाएगी. साइमा विशेस शी वर टॉल. अभी शी इज नॉट टॉल, एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है. साइमा विशेस शी वर टॉल. तो पहला जो पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. सेकंड आपका क्या है, अगर सेकंड है तो ठीक, थोड़ा सा क्लास लेते हैं फिर आपको वापस करते हैं आपकी अमानत. ठीक है? श्योर मैम, टेक्स्ट के साथ वापस कर देंगे. रोजा भी खोलना है मेरे घर से. वो लैपटॉप के जरिए खोलना है आपने? काम करूंगी, इस पे काम
रोजे के बाद भी काम हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, जस्ट मुझे ना 10 मिनट्स और थे, ठीक है। ओके वैसे भी आप इन्वर्टेड फ्लाइज वाले लैपटॉप के साथ ओके स्टूडेंट्स, चले वापस आ गए। साइमा विशेष शी शी वॉज नहीं आएगा, शी वर आएगा। इफ आई वर अ कैट आई वुड लाई इन द सन ऑल द डे। सो इफ आई वॉज नहीं आएगा, इफ आई वर अ कैट आई वुड। सो पास्ट में हमेशा पास्ट टेंस यूज होगा, एनी से हमेशा से पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था, आप जरा गो थ्रू करें, आपको रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। आई विश आई वर ए कैट, तो आई विश आई वर ए कैट, ठीक है। आई वाज ए कैट नहीं आएगा। स्टूडेंट्स इस तरह हैं, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चले लास्ट एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा लेता हूं और फिर हमने उसके बाद इसको वाइंड अप करना है, ठीक है सर। उसमें भी सामने वेट जस्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिडंडेंसी एरर्स किसे कहते हैं। ये क्या है, रिडंडेंसी एरर्स याद रखिएगा, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। रिडंडेंसी वो एरर्स होते हैं जो अननेसेसरी रिपीट होते हैं, जिसकी रिपीटिशन की जरूरत हो नहीं होती है लेकिन हम रिपीट, रिडंडेंट एरर्स। पहली बात यह है स्टूडेंट्स, क्लियर वर्ड्स में मैं बता देता चलो, ये वर्ड्स मैंने क्या लिखा है। रिडंडेंट डेटा डू नॉट नेसेसरी मीन आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जरूरी नहीं है कि ये वर्ड्स जो मैं बताने जा रहा हूं ये इनकरेक्ट भी हो। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, ये क्या बात हुई। आ रही है यार, चले। रिडंडेंट एरर्स याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि ये इनकरेक्ट ही हो, लेकिन अगर इन केस पेपर में आपको आ जाए, जिस तरह पास्ट पेपर में इससे एक सेंटेंस इस तरह का दिया गया था, तो फिर आप उसको ठीक कर सकें। ग्रामेरियंस कहते हैं कि ये अननेसेसरी रिपीटिशन है, बाकी ये गलत नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है। आप ऐसे लिखते हैं, प्रेसी लिखते हैं, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करते हैं, आप इसमें इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप का भी वही मतलब है जो डाउन है। अक्सर हम कहते हैं प्लीज ड्रॉप डाउन द लेटर ओवर देयर, भाई आप इस तरह लिखे प्लीज ड्रॉप द लेटर ओवर देयर, ड्रॉप डाउन की क्या जरूरत है। एंड रिजल्ट, हम अक्सर कहते हैं व्हाट वुड बी एंड रिजल्ट ऑफ कोविड-19, आप जस्ट लिख लें व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ कोविड-19। एंड भी कहते हैं, रिजल्ट भी कहते हैं। आप ऐसे में लिख सकते हैं, डाउन इस पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर इनके सेंटेंस करेक्शंस में आ जाए फिर आपको पता हो, इतनी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि लास्ट टाइम एक सेंटेंस आ गया था कि ही रिटर्न बैक फ्रॉम अमेरिका, ही रिटर्न बैक, तो ये गलत है। रिटर्न और बैक की एक ही मतलब है, ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, ना कि ही रिटर्न बैक फ्रॉम अमेरिका। भाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ना कि वेबसाइट की क्या जरूरत है, मैंने अपनी बुक तो बता दी ना, इतने रूल्स हैं उस बुक में, आप एक दफा तो गो थ्रू करें ना। प्रेसी कॉम्पिटेटिव प्रेसी एंड कंपोजिशन के नाम से बुक है, आप नोवा की नोवा में अवेलेबल है, आप जस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो बाकी मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मुझे अभी वेबसाइट्स का नहीं पता, लेकिन बुक मैं रिकमेंड कर सकता हूं, उसमें ये सारे रूल्स हैं। इससे भी अच्छी और भी रूल्स हैं जो कि एक्सरसाइजेस भी हैं, उसमें रूल्स भी हैं, आप एक दफा पढ़ेंगे सारे के सारे याद हो जाएंगे। अच्छा
एक ही बुक है दोनों के लिए, अंग्रेजी एक ही अंग्रेजी है, इंग्लिश एक ही इंग्लिश है, कोई डिफरेंट इंग्लिश नहीं है, ठीक है, एक तरह की इंग्लिश है। वापस आ जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज लेट्स मूव अहेड। फॉलो आफ्टर, अक्सर हम कहते हैं फॉलो आफ्टर योर एल्डर्स, तो फॉलो और आफ्टर एक ही बात हुई, फॉलो योर एल्डर्स। इस तरह जनरल पब्लिक, आम अवाम, हम अक्सर कहते हैं ये आम अवाम है, एक आम अवाम अवाम ही है, ब्लडी सिविलियंस, आप सारे जनरल भी है, आप सारे आम है, कोई भी खास नहीं है आप में से, तो अवाम अवाम होती है, स्पेशल पब्लिक जनरल पब्लिक नहीं होती है, पब्लिक इज पब्लिक। हरी अप, हरी अप का एक ही मतलब, आप प्लीज हरी अप, ये गलत है, हरी और आप एक ही मतलब बहरहाल आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे में आ जाए, सॉरी सेंटेंस करेक्शंस में आ जाए तो फिर आपको रेक्टिफाई करना भी आता हो। चेज आफ्टर, हम अक्सर कहते हैं प्लीज डू नॉट चेज आफ्टर हर, तो चेज आफ्टर एक ही बात हो गई, द पुलिस चेज आफ्टर द थीव्स, तो आप ये लिखिए द पुलिस चेज द थीव्स, ना कि चेज आफ्टर द थीव्स। बट और येट को एक साथ ना लिखे, कोलैबोरेट टुगेदर, हम अक्सर कहते हैं स्टूडेंट्स प्लीज कोलैबोरेट टुगेदर, ये गलत है, प्लीज कोलैबोरेट। ईच एंड एवरी, ये बहुत ज्यादा यूज होता है एम्फेसिस के लिए, लेकिन ग्रामरियन कहते हैं कि अननेसेसरी रिपीटिशन है, बहरहाल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके सेंटेंस करेक्शंस में आ जाए फिर आपको पता हो। इस तरह करंट स्टेटस को, करंट का भी वही मतलब है जो स्टेटस को का है, एक ही बात, कंटिन्यू ऑन है, बाकी भी इस तरह है। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस जरा देख ले, आपको एग्जाम में इस तरह दे सकते हैं सेंटेंस, प्लीज कंबाइन द थ्री डिपार्टमेंट इनटू वन, प्लीज कंबाइन द थ्री डिपार्टमेंट, तो ये गलत है, आप ये लिखें कि प्लीज कंबाइन द थ्री डिपार्टमेंट्स, ना कि प्लीज कंबाइन द थ्री डिपार्टमेंट्स इनटू वन। इनटू वन का मतलब ऑटोमेटिकली क्या है कि थ्री में। इस तरह प्लीज यू रिपीट अगेन व्हाट यू सेड, तो रिपीट और अगेन एक ही बात है, तो आप लिख ले कि वुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड, प्लीज यू रिपीट व्हाट यू सेड। इस तरह द न्यू इनोवेशंस वर स्टार्टलिंग, तो द इन न्यू इनोवेशंस वर्ड्स स्टार्टिंग गलत है, इनोवेशन इनोवेशन से, न्यू और ओल्ड नहीं होती, तो आपने क्या लिखा है द इनोवेशंस वर स्टार्टलिंग, ना कि द न्यू इनोवेशन, न्यू इट्स इनोवेशन इटसेल्फ न्यू होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फॉर टाइम बिंग अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड ढेर सारी दुआएं हैं और खुश रहें। See you in the next class with new hope, with new zeal. For time being, Allah Hafiz, stay blessed.